नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के महाभारत की, चुनावी रण की। और ये रण दरअसल बहुत भीषण है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अमूमन किसी राज्य के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कम ही होती दिखती हैं। यहां मुद्दों की भरमार है, पार्टियों की भरमार है। भाई, शिवसेना दो दो पार्टियों में बट गई, असली नकली का खेल है। एनसीपी भी असली नकली के खेल से जूझ रही है, दो पार्टियों में दो फाड़ हो गई। बीजेपी है एक तरफ कांग्रेस भी है, तो 6 पार्टियां तो ये हो गई। इसके अलावा एआईएमआईएम है, समाजवादी पार्टी है। तो इस चुनाव में दरअसल संदेश क्या मिल रहा है, संकेत क्या मिल रहे हैं, मुद्दे क्या बन रहे हैं और लोगों का रुझान, झुकाव, आकर्षण किस तरफ जा रहा है, इसका विश्लेषण करना दरअसल टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हरियाणा में तो सबको मुंह की खानी ही पड़ी, तमाम पत्रकारों की, उसमें मैं खुद को भी शामिल करता हूं, और तमाम चुनावी विश्लेषक औंधे मुंह गिरे धड़ाम। तो ऐसे में महाराष्ट्र में दरअसल राजनीति का ऊंट किस करवट बैठा है, यह पता करना, यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। और मुद्दे हावी हो रहे हैं क्या? मुद्दों की भरमार है। महंगाई, बेरोजगारी एक मुद्दा है, आरक्षण मुद्दा है, जातिगत जनगणना मुद्दा है, और आधी आबादी एक मुद्दा है। चेहरा भी, हर पार्टी का अपना चेहरा है। अब मुख्यमंत्री का चेहरा अमित शाह की माने तो देवेंद्र की तरफ, देवेंद्र फडणवीस का इशारा किया, तो एकनाथ शिंदे कहां जाएंगे? अजित पवार खुद को कहां पाते हैं? राज ठाकरे कह रहे हैं इनको तो महाभ्रष्टाचारी कह रहे थे, अब इनके साथ क्यों घूम रही है बीजेपी? तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पर कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है। और शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य, क्या अपनी बेटी के लिए राजनीतिक जमीन मजबूत करेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत दिलचस्प चर्चा में करने वाला हूं, और आप अपनी राय, अपने सवाल हमें जरूर भेजिए। नया फॉर्मेट है और आप ही के सवाल सीधे सवाल के तौर पर अपने मेहमानों के सामने मैं पेश करूंगा, कार्यक्रम में सम्मिलित करूंगा। 7303622833 पर अपने सवाल भेजिए। तो आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात होगी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की। दोनों ही गठबंधन, वो इंडिया यानी कि महाविकास अघाड़ी हो या एनडीए महायुति, उन्होंने अपने तमाम घोड़े खोल दिए हैं। वादे इरादों की फेहरिस्त सामने पेश कर दी गई है। जातिगत समीकरण, उनकी लामबंदी की भी पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं, और आरोप प्रत्यारोप तो लगातार हावी हैं ही। चुनावी रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं। और ये क्यों? महाराष्ट्र सीटों के लिहाज से, चाहे विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की हो, देश का दूसरे नंबर का राज्य है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जहां पर बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ले पाई, वो क्या राजनीति में कुछ बदलाव हो रहा है, दशा और दिशा बदल रही है? उस सवाल का क्या फिलहाल के लिए मुकम्मल जवाब महाराष्ट्र देगा? और मुकम्मल शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि हरियाणा ने सरप्राइज किया। जहां लग रहा था कि बहुत ही आसानी से जीत हासिल हो जाएगी कांग्रेस को, वहां हार के मुंह से जीत हासिल करने में कामयाब रही बीजेपी। तो अब यह असमंजस का दौर चल रहा है, और यह असमंजस के बादल क्या महाराष्ट्र के नतीजे साफ कर देंगे? और इसीलिए दोनों ही तरफ से अपने वादे इरादों की जो फेहरिस्त है वो पेश की गई। एमवीए का महाराष्ट्र नामा, 5 गारंटी पहले दी थी, अब गारंटी पर भरोसा कौन करता है, यह देखने वाली बात होगी। और बीजेपी का संकल्प पत्र, 25 संकल्प लिए हैं। अब कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों गठबंधनों में।
जो वादे, उनको आप रेवड़ी कहिए, ग्रेट इंडियन सेल कहिए, ले जा मुफ्त में ले जा, वोट दे दे, वो खेल तो हो ही रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पुट क्या महिलाओं का होने वाला है? जो लाडकी बहन योजना है, ये 17 अगस्त 2024, अभी जुम्मा 3 महीने पहले शुरू की थी महायुति ने। इसे गेम चेंजर बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी इसका जिक्र करते हुए थक नहीं रहे हैं कि महायुति की ये माझी लाडकी बहन योजना, पूरे देश में इसकी चर्चा है और कांग्रेस तो इसे बंद कर देगी। अब शरद पवार भी कह रहे हैं कि हां, इसका फायदा तो होगा एनडीए गठबंधन को, लेकिन सरकार हम बनाएंगे। और इसमें 1500 रुपए जो दिए जा रहे हैं, एनडीए वाले कह रहे हैं हम 2100 देंगे और आगे बढ़ाएंगे, तो इंडिया वाले कह रहे हैं हम तो 3000 रुपए देंगे। अब आप यहां पर पैरेलल भी ड्रॉ करके देखिए। मध्य प्रदेश पिछले साल वही लाडली बहन योजना, मामा की भूमिका में शिवराज सिंह चौहान दिखे, तमाम जानकार कह रहे थे वहां पर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, लेकिन लाडली बहन योजना ने वो तुरुप का इक्का साबित हुई और बीजेपी की सरकार बन गई। क्या ऐसा महाराष्ट्र में भी होगा? लेकिन एक फैक्टर तो तय नहीं करता है। महाराष्ट्र में एक और खास बात हो रही है और यह धारा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चलती दिखी, वो है जातिगत जनगणना, वो है आरक्षण का मुद्दा, वो है संविधान का मुद्दा। अब बटेंगे तो कटेंगे, जो 26 अगस्त से लगातार ये नारा बुलंद किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ, फिर प्रधानमंत्री मोदी, फिर सरसंघचालक, ये यूं ही नहीं, ये अनायास नहीं है। ये हिंदुओं को लामबंद करना, सनातनियों को लामबंद करने की सीधी सीधी कोशिश है क्या? और इसके पीछे बड़ी वजह 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे थे क्या? क्योंकि वहां पर, अब उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए, मध्य प्रदेश का मैंने दिया, पीडीए गठबंधन बनाया अखिलेश यादव ने, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, और 37 सीटें लेने में कामयाब रहे। डबल इंजन की सरकार डीरेल होती दिखी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, 62 से 33 सीटों पर सिमट गई। तो इसी का डर बीजेपी को सताए जा रहा है क्या कि भाई हिंदू बनकर अगर वोट नहीं करेगा हिंदू, वो जातियों में बट जाएगा तो हम तो गए। और यही खेल हो रहा है क्या? इसीलिए बीजेपी आरोप लगा रही है आरक्षण विरोधी हैं, ओबीसी, दलित, अरे संविधान कोरे पन्ने लेकर घूम रहे हैं, संविधान तो नीले रंग का है, लाल रंग की किताब दिखा रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब उसमें प्रधानमंत्री मोदी की फोटो, गृह मंत्री अमित शाह की, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की फोटो, वो सब आ चुकी हैं, लाल रंग की ही किताब दी जा रही थी। तो बीजेपी की यह रणनीति है और इंडिया वाले, उन्हें लगता है कि मराठा, दलित और मुसलमान, साथ में आदिवासी भी जोड़ दो, ये जुड़ गए तो जैसे नैया पार लगी थी, 48 में से 30 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे लोकसभा में, वही जीत का आधार बन सकता है इस विधानसभा चुनाव। अब इस सब के बीच एक असली नकली की अलग लड़ाई है। कौन असली कौन नकली? शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना एकनाथ शिंदे, एनसीपी शरद पवार या एनसीपी अजित पवार। और इसमें गद्दारी का भी और 50 खोखा सरकार, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी क्या बड़ा मुद्दा बनेगा? और इसमें दिलचस्प बात हुई है, राज ठाकरे जो बीजेपी के साथ, महायुति के साथ दिखाई दे रहे थे, अब वो सवाल पूछते फिर रहे हैं कि भाई जिस शख्स पर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, अजित पवार, उसे क्यों ढो रही है बीजेपी? और यह कैसे भ्रष्टाचार की बात है? अब इसमें रायता फैलता है क्या? असमंजस फैलता है क्या? और अजित पवार वो नवाब मलिक के लिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है नहीं, इनके तो दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं। अजित पवार को ये कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, वोट कटेंगे
कि मेरे वोट ना कट जाएं इस नारे के चलते, मुसलमान शिफ्ट हो जाए, बीजेपी का तो अपना वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा, मैं कहीं का ना रहूं, वो बात नहीं मान रहे। और इसमें चेहरों की लड़ाई भी आ जाती है। एकनाथ शिंदे, उन्हें लगता है ही इज सिटिंग प्रिम एंड प्रॉपर, उनकी तो बल्ले बल्ले है, मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाना पड़ेगा अगर महायुति जीती तो। लेकिन अब अमित शाह ये कह रहे हैं कि बीजेपी को जिताओ, देवेंद्र फडणवीस को जिताओ, महायुति को जिताओ, देवेंद्र फडणवीस को जिताओ। चेहरा उन्हें बनाया जा रहा है क्या? और यही सवाल महाविकास अघाड़ी में भी है क्या? चेहरा उद्धव ठाकरे होंगे या दरअसल राजनीति के चाणक्य शरद पवार ने सारे पत्ते अपने हाथ में कर लिए हैं और जमीन तैयार कर रहे हैं अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए? तो ये कुछ ऐसी उधेड़ बुन है, इनमें दरअसल सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है जो चुनावी नतीजे तय करेगा। क्योंकि 18 पर रह गया हो चाहे एनडीए गठबंधन, 40 ले गया हो इंडिया, लेकिन वोटों में फर्क, वोट प्रतिशत में फर्क 0.4% का था। 43.91% वोट मिले इंडिया गठबंधन को और 43.53% वोट मिले एनडीए गठबंधन को। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, महाराष्ट्र से क्या संदेश, किसे मिलेगा जनादेश, और महिला जाति आरक्षण तय करेंगे चुनावी रण। और आज किसी भी राजनेता को नहीं बुलाया है, वो तो ताल ठोकेंगे, हर कोई राजनेता कहेगा हम बनाने वाले हैं सरकार। तो देश के वरिष्ठतम पत्रकार और चुनावी विश्लेषक आज मेरे साथ हैं। स्टूडियो में जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला, इस पैनल में सबसे युवा आदेश रावल, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, सोशल साइंटिस्ट भी हैं, प्रोफेसर बद्री नारायण, पंकज शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, लंबे समय कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही, और देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो संजय, अब तक हमने बहुत बातें की कि भाई कौन कितनी सीट लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है, अभी तो उसी में ही घमासान मचा हुआ था। लेकिन अब दरअसल जब सब कुछ सेटल हो गया है, संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, तमाम चीजें, वादे इरादे भी सामने आ गए, सबसे बड़ा मुद्दा जो महाराष्ट्र चुनाव में हार और जीत को तय करेगा, क्या वो कॉन्क्रिटाइज्ड होता दिख रहा है, उसका खाका खिंचता दिख रहा है आपको? नहीं संदीप, मुझे नहीं लगता कि पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कहें कि सबसे बड़ा मुद्दा पूरे महाराष्ट्र में यही होने वाला है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग मुद्दे होंगे। कुछ इलाके हैं जहां पर आपको किसान का मुद्दा ज़्यादा हावी दिखाई पड़ेगा। तो अगर अर्बन इलाकों को देखें, मुंबई और उसके आसपास के इलाकों को देखें, तो ये जो बार बार चर्चा होती है कि भाई कैसे मुंबई के व्यापार पे और जो तमाम चीज़ों पर एक तरह से जो मुंबई में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे उस पर जो मुंबई में होने चाहिए थे वो गुजरात चले गए, या गुजरातियों का एक प्रभाव है, उसकी भी बहुत चर्चा हो रही है। कुछ इलाके हैं जहां पर आप आरक्षण की बात करें, रिजर्वेशन की बात करें और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उनका प्रभाव चलेगा। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ये कहा जा सकता है। आप यूं कहें तो कहें बेरोजगारी का मुद्दा तो पूरे महाराष्ट्र में आपको एक स्वर में सुनाई पड़ेगा कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा नहीं है जो, और उससे आरक्षण जुड़ जाता है क्या? क्योंकि आरक्षण पर सबसे ज्यादा बयानबाजी हो रही है। बयानबाजी हो रही है आरक्षण पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आरक्षण का मुद्दा पूरे महाराष्ट्र में उस तरह से चलेगा जैसा कि हाल ही में लोकसभा के चुनाव में आपको लगभग यूपी में देखने को मिला। उस तरह का पैरेलल्स ड्रॉ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में आपको आरक्षण का मुद्दा दिखाई पड़ेगा, लेकिन अलग एक मुझे लगता है मुद्दा, अगर कहूँ कि कटिंग अक्रॉस रीजन्स, अलग अलग इलाकों में मराठी अस्मिता वो बड़ा मुद्दा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा मुद्दा है इस तरह का कि
लोग उसी पे वोट देंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इलेक्शन को लोकलाइज बना के रखेगा। आप कि कह भाई रहे ये हैं नेशनल आरक्षण चुनाव पर नहीं पहले है, अभी ये टिके मराठी रहते अस्मिता हैं। का सवाल है। आरक्षण पर संजय आप कह रहे हैं जैसे लोकसभा में ये मुद्दा बनाया, उत्तर प्रदेश में बना था, वैसे मुद्दा बनता नहीं दिख रहा है। पर जो इतनी हाई पिच्ड जो रेटरिक दिया जा रहा है, अब अमित शाह कह रहे हैं कि नहीं नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा ये तो मुसलमानों का ये 50% आरक्षण की लक्ष्मण रेखा तोड़ने की जो बात कर रही है महाविकास अघाड़ी, ये मुसलमानों को आरक्षण देंगे। अब इंडिया वाले कह रहे हैं कि भैया धर्म के आधार पर आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता, ये कोरी अफवाह फैलाई जा रही है, झूठ बोला जा रहा है। तो इसमें जो इतना निवेश किया जा रहा है उसके मायने क्या निकालते हैं? देखिए, उसका मायना सीधा सीधा साफ है कि अगर आप महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बात करें तो लगभग उनका ज्यादा बड़ा जनाधार किनके बीच में है कंपैरेटिवली? दलितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में और ओबीसी के बीच में ज्यादा। इन समुदाय के बीच में थोड़ा उनका प्रभाव दूसरे समुदाय से ज्यादा दिखाई पड़ता है, खासकर अगर हम अपर कास्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर आप कहेंगे हम आरक्षण बढ़ाएंगे तो बार बार उसका जिक्र आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो एक कैप लगा रखा है 50% का। आप ध्यान दें संदीप, बार बार राहुल गांधी इस बात का जिक्र करते हैं कि 50% का जो पैमाना, जो कैप है, हम उसे तोड़ेंगे। नहीं, वो तो कहीं केंद्र ना कहीं एक सरकार ने ही पॉजिटिव तोड़ दिया। संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उन्हें 10% आरक्षण दे दिया। वो कैप तो, वो लक्ष्मण रेखा तो टूट चुकी है। नहीं टूट चुकी है, लेकिन जैसे इकोनॉमिकली, जब आप देखें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन के मायने क्या हैं। जब भी हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो हमारे मन में क्या होती है और हम चर्चा किस पर करते हैं? ओबीसी दलित आदिवासी, ओबीसी दलित आदिवासी। वो तो एक बहुत ऐसा छोटा सा उसका एक हिस्सा है जिस पे कोई फोकस नहीं होता, कि इस पे कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होती। तो संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम 50% जो कैप है उसको तोड़ेंगे, दलितों, आदिवासी और ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाएंगे, उनके जनसंख्या के हिसाब से करेंगे। जो कर पाना संभव है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन एक कमिटमेंट दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम इसके लिए कमिटेड हैं, और यही संदेश दिया जा रहा है। उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने कहा कि एक संदेश कि भाई वो मुसलमानों को भी आरक्षण देंगे, जिसका वो बार बार खंडन कर रहे हैं कि भाई धर्म के आधार पर होता नहीं है। तो एक पॉजिटिव संदेश देने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के घटक ये चाहते हैं कि इसको एक सेंट्रल मुद्दा बनाया जाए, इसको बड़ा मुद्दा और बनाया इसके जाए। पीछे एक वजह भी है दर्शकों, उसका कारण मैं आपको बता दूं। अगर हम महाविकास अघाड़ी और महायुति के वोट प्रतिशत जो लगभग बराबर था, 0.4%, सिर्फ मामूली सी बढ़त थी महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन को, उसमें दलितों का 46% वोट गया महाविकास अघाड़ी के पास और 35% ही गया महायुति यानी कि एनडीए के पास। आदिवासी 55% गया इंडिया वालों के पास, 35% ही गया एनडीए के पास, और मुसलमान 74% गया महाविकास अघाड़ी के पास, 12% ही गया महायुति के पास। तो ऐसे में प्रोफेसर बद्री नारायण, ये दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को रिपीट करने की भी कोशिश कर रहा है इंडिया, कि भाई मराठा, दलित और मुसलमान ये हमारी तरफ लामबंद हो जाए, और किसी कीमत पर ऐसा ना हो, ये पुरजोर कोशिश करता दिख रहा है एनडीए। खेल यहां पर है क्या? हाँ संदीप जी, जो पिछले चुनाव पार्लियामेंट्री इलेक्शन और इसके बीच में बहुत फर्क आया है, और वो फर्क जो है 2-3 चीजों में है। एक तो रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड जो डेंजर की पॉलिटिक्स थी वो वीकेंड हुई है, इंटेंसिटी उसकी कमजोर हुई है। दूसरी बात जो हुई है, ये वो कहां हुआ से है, संकेत कहां से मिले कि उसकी इंटेंसिटी कम जी हुई? मेरे संकेत हैं, मेरे अपने अध्ययन हैं। हाँ, तो प्लीज थोड़ा सा शेयर कीजिए ना, हमसे भी साझा कीजिए। जी, जो पिछली बार आपने कहा कि हरियाणा नहीं, जो मेरे फील्ड वर्क, मेरे जो इंटरव्यूज, लोगों से बातचीत, हम लोग वहां पर एक परियोजना भी कर रहे हैं, उसकी जो समझदारी है उससे ये लगता है कि वो इंटेंसिटी उसकी कम हुई है। दूसरी बात है कि इस 3 महीने में जो महायुति सरकार ने बहुत सारे पॉपुलर लोकप्रिय योजनाएं चालू की हैं। एक लाडली बहन की आपने चर्चा की, बॉम्बे के आसपास का टोल टैक्स हटा देना, इन सब से मिडिल क्लास में खुश, और बहुत जगह पर लोकलाइज बहुत नहीं, ये बात तो शरद पवार भी मान रहे हैं, पर साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि महंगाई ऐसी हो गई है, बेरोजगारी की इतनी मार है कि लाडली बहना का
लाड़की बहना का योजना का जो फायदा भी है वो बराबर ही नहीं, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। संदीप जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो फर्क आया है, ये फर्क आया है, और ये जो हमारा महाविकास आघाड़ी है वो अभी भी सिंपैथी वेव पर ज्यादा टिका हुआ है। सिंपैथी वेव जो परिवार तोड़ना, पार्टी तोड़ने के कारण एक परसेप्शनल सिंपैथी बनी हुई है, उस पर उनको ज्यादा विश्वास है, शायद वो काम भी करे। तो मुझे लगता है कि पुराने हथियार से, 3 महीने पहले के हथियार से आज के चुनाव को लड़ना मुश्किल है, क्योंकि आज स्थितियां बदल गई हैं। और जो जिस तरह से स्थितियां बदल गई हैं या बदलने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ये बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, बीजेपी यूं ही कह रही है। ये रोज बरोज ये नारा दिया जा रहा है हिंदू हिंदू ही बनकर वोट करे, इसकी कोशिश ही तो है ये कि कहीं 2024 वाला काम ना हो जाए लोकसभा का। हाँ, वो भी है। और एक बात ये है संदीप जी कि ये जो परिवर्तन है, एक साइलेंट वोटर्स, जिसको कि हरियाणा में हम लोगों ने कहा था, चुनाव के 15 दिन पहले मैंने लिख के कहा था, एक साइलेंट वोटर जो बेनिफिशियरीज हैं वो साइलेंट वोटर में तब्दील हो जाते हैं, वो बोलते कम हैं। और वो हमारा जो भी सुनने वाला जाता है, मीडिया वाला, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो बोलने वाले को सुनता है। मेरा मानना है कि इधर एक शिफ्ट आया है। बीजेपी का ये जो बेनिफिशियरी वोटर है, जो मोस्टली दलित मार्जिनल कम्युनिटी का है, इवन महाराष्ट्र का भी एक सेक्शन है, वो साइलेंट हुआ है, वो साइलेंट वोटर है, और वो इस इलेक्शन को टिल्ट दे सकता है। तो जो आप, और ये बात हमने पहले भी कही है, एक सेकंड प्रोफेसर बद्री नारायण अभय दुबे, ये बात हमने पहले भी उठाई है कि भाई 2019 में जहां बीजेपी के पास 51% दलित वोट बैंक था, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में घटकर 51 से 24% पर आ गया। और जो 25% वोट बैंक कांग्रेस के पास था दलितों का 2019 में, वो बढ़कर 68% चला गया था जी। महाराष्ट्र में क्या वो फिर से होता दिख रहा है, या जो दरअसल प्रोफेसर बद्री नारायण कह रहे हैं कि वो जो प्रवाह था, वो जो मजबूती थी, अब वो क्षीण होती दिख रही है, कमजोर पड़ती दिख रही है? देखिए, बद्री जी की बात कुछ अर्थों में सही भी हो सकती है, लेकिन जैसे आपने उनसे पूछा कि इसके प्रमाण क्या हैं आपके पास कि वो लहर कमज़ोर हो गई है? तो जाहिर है कि इस तरह की चीज़ों के प्रमाण नहीं होते। हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, उससे अंदाजा लगाते हैं। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर सरसंघ चालक से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, सब लगातार जो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये तो हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश है। भाजपा के भीतर इस बात का गहरा डर है, आपकी बात सही है, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। भाजपा के भीतर इस बात का गहरा डर है कि अगर कहीं संविधान वाला मुद्दा दोबारा चल गया, जिसकी उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चलने का, क्योंकि जमीन वहां इस तरह की है, अम्बेडकर का इलाका है, वो सबसे ज्यादा चलने का है, और फिर वो मुश्किल हो जाएगी। सशक्तिकरण भी सबसे ज्यादा हुआ है। दूसरे इस बात को ध्यान में रखना होगा कि लोकसभा चुनाव में जो महाराष्ट्र का ओबीसी वोटर था, वो महायुति से इसलिए नाराज था कि ये मराठा जो आंदोलनकारी हैं उनको कुछ ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, मनोज जरागे पाटिल को फुसलाने की, पटाने की, खुश करने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ओबीसी वोट भी उनको उतना नहीं मिला। फिर भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही माधव की राजनीति करती है। माधव का मतलब हुआ, माँ का मतलब माली, धा का मतलब धनगर, और वाह का मतलब वंजारी। ये ओबीसी मतलब प्रतीकात्मक रूप से ओबीसी समूह है जो करीब 38% होता है। इसमें अगर कुनबी 8% कुनबियों को जोड़ लें तो ये 38% होता है। पर ओबीसी का ज्यादा वोट एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन को गया था 2024 के गठबंधन को गया था, लेकिन मराठाओं के साथ जितना भी ओबीसी वोट जोड़ा था इधर, मुसलमान, मराठा, दलित जो कंसोलिडेशन था वो बहुत बड़ा था महायुति के लिए। देखिए, वोट तो दोनों का तकरीबन बराबर था, लेकिन कहां कहां वोट गया है रणनीतिक रूप से, उससे सीटें जीतने में उनको बहुत मदद मिली। मेरा कहना है अभी भी महाराष्ट्र की पूरी लड़ाई, संविधान कोरे कागज का संविधान बांट रहे हैं, लाल रंग की किताब बांट रहे हैं, लाल रंग सारा संघर्ष उसी के ऊपर है। ये संघर्ष मेरा कहना है एज किसको मिलती दिख रही है? मेरा कहना है कि ओबीसी वोटर जिस तरफ जाएगा, नहीं, वो एज किसे मिल रही है? मुद्दा है क्या? मुद्दा यही है। आप बिल्कुल कमजोर होता दिख रहा है, आप कह रहे हैं अभी मालूम नहीं। मेरा कहना है कि लड़ाई इसके ऊपर हो रही है। कोई नहीं कह सकता कि ओबीसी वोटर किस तरफ झुकेगा। जिस तरफ वही तय करेगा, जिस तरफ ओबीसी वोटर झुकेगा वो पक्ष चुनाव जीतेगा। मुझे ऐसा लगता है। दलित जो बीजेपी से चिपकता दिखा था, नहीं, दलित वोटर महाराष्ट्र में आमतौर पर कांग्रेस के साथ रहा है, और इस बार पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ गया था,
और इस बार भी ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कोई फार्मूले हैं जो दलित वोटर को अपनी ओर खींच ले। पर एक फॉर्मूला है, और पंकज शर्मा ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपका ताल्लुक मध्य प्रदेश से भी है। लाडली बहना ने वो तुरप का इक्का साबित हुआ था पिछले साल चुनाव में, ये बात तो आप मानेंगे। अब यहां पर लाड़की बहना जो नाम है यहां की योजना का, 1500 रुपए जो दिए जा रहे हैं उसको 2100 रुपए। कांग्रेस को भी अब उद्धव ठाकरे, शरद पवार को भी कहना पड़ा हम 3000 देंगे। ये कितना बड़ा फैक्टर है? क्या ये चुनाव पलट सकता है या नतीजे तय करने में सबसे बड़ा मुद्दा होगा? मुझे नहीं लगता कि ये नतीजे तय करने का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इसका थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि महाराष्ट्र के मतदाताओं की एक बात आप लगातार सुन रहे होंगे, जिसमें ये ध्वनि निकल रही है कि ये जो पैसा है ये तो हमारा ही पैसा है और हम ही को दिया जा रहा है, इसके बदले में हम ये पैसा देने वाले को वोट दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा कितनी समझदारी दिखाता है वोटर, या एक जो बेनिफिशियरी क्लास है, लाभार्थी जाति जो बीजेपी ने बनाई है, वो शांत खामोश भी बैठ जाती है और विधानसभा चुनाव में तो जैसे हरियाणा में दिखाई दिया वो बाजी को पलट भी देती है। मेरा कहना यह है कि इस योजना का थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ेगा, लेकिन महायुति जो मानकर चल रही है कि इसका बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा, उतना बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। असर किस बात का पड़ेगा? मतलब फिर आपकी निगाह में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? दूसरे मुद्दे बहुत बड़े हैं। महाराष्ट्र में महंगाई और बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। महाराष्ट्र में यह मुद्दा बहुत बड़ा है कि वहां का सारा कारोबार वहां से हटकर गुजरात में जा रहा है। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। महाराष्ट्र के दूसरे मुद्दे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। और आप महंगाई बेरोजगारी तो हरियाणा में भी मुद्दा था, उसने चुनावी नतीजे तय नहीं किए। पर चुनावी नतीजे देखिए, ये एक सटल मुद्दा होता है। महाराष्ट्र में इसका असर ज्यादा होगा। हरियाणा की संरचना और वहां की ग्रामीण संरचना और वहां की सामाजिक संरचना दूसरी तरह की है। महाराष्ट्र की सामाजिक संरचना दूसरी तरह की है। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में भी और कस्बाई इलाकों में भी ये बहुत बड़ी फीलिंग है। मणिकांत मिश्र हैं, राजकोट वासी हैं, गुजरात में रहते हैं, वो आपकी बात की ही तस्दीक कर रहे हैं पंकज, इसलिए बीच में आपको टोका। वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को लगता है कि वो 2100 रुपए देकर महिलाओं का समर्थन हासिल कर लेगी तो वो मुगालते में है। वही मैं कह रहा हूं कि इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अभी मैंने कुछ लोगों को यह कहते भी सुना कि जो शिवसेना और एनसीपी के वोट हैं वो उनके दोनों धड़ों के बीच पिछली बार की तुलना में इस बार बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। और अगर ऐसा होता है, कांग्रेस के वोट 2019 की तरह यथावती बने रहते हैं, तो भी अघाड़ी के पास 33 से 35% के बीच ही वोट है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के वोट पिछले विधानसभा चुनावों के प्रतिशत पर ही रहते हैं और अजित एनसीपी और शिंदे शिवसेना, शरद एनसीपी यूपी हो या फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव, ये जोगिंदर है हमारे दर्शक गाजियाबाद से पंकज, वो कह रहे हैं लाभार्थी क्लास ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया। महाराष्ट्र में भी ऐसा हो सकता है। रेवड़ी कौन बेहतर बांटता है और भरोसा किसकी रेवड़ी पर है? मैं रेवड़ी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से। देखिए, अगर ऐसा होता तो 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे जो महाराष्ट्र के आए हैं वो क्या दर्शा रहे हैं? महाराष्ट्र में एनडीए के घटक दलों का वोट करीब करीब 8%, 7.79% गिरा है। अजीत एनसीपी का वोट सिर्फ 3.5% रह गया लोकसभा के चुनाव में। शिंदे शिवसेना का 13% वोट रह गया। और इंडिया समूह का जो वोट है वो 11.7% बढ़ा। उद्धव की शिवसेना का वोट जैसा का तैसा रहा, थोड़ा सा चलिए अभी आगे बढ़ता है या नहीं, पर इन मुद्दों में, मुद्दे तो बहुत हैं, वो तश्तरी पर सजे रहते हैं, पर चेहरा भी होता है। चेहरे को लेकर एक असमंजस पैदा हो गया है क्या राकेश? और खास ये अमित शाह ने कर दिया है क्या कि भाई महायुति को जिताओ, देवेंद्र फडणवीस को जिताओ। एक नाथ शिंदे का क्या होगा? देवेंद्र फडणवीस फिर चेहरा, वो चेहरा है तो जो जातिगत समीकरण होते हैं वो थोड़े ऊपर नीचे होते हैं क्या? वो मराठा तो है नहीं, वो तो ब्राह्मण है। तो मराठा नॉन मराठा पर बैंक करते हुए दिखाई दे रही है क्या बीजेपी? कैसे डिकोड करते हैं आप इसे, चेहरों की लड़ाई को? देखिए, अभी तक ये मान के चला जा रहा था कि जो चेहरों का प्रतिस्पर्धा है वो महाविकास आघाड़ी में ज़्यादा है। हाँ, नाना पटोले हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, उद्धव ठाकरे हैं।
और सुप्रिया सुले के लिए जमीन तैयार करते हुए मैं शरद पवार है। शरद पवार जी के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सब एक किस्सा सुना करते थे बंदर और बिल्ली के झगड़े का। शरद पवार जी कुल मिला के जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है उसमें बंदर बने हुए हैं और बिल्लियों के बीच में झगड़ा करके वो 87 सीट ले गए। हाँ। जो कभी भी एनसीपी इतनी सीटों पे जाने की स्थिति में जाती ही नहीं थी। जाती ही नहीं थी। हाँ। लेकिन देखिए कितनी अच्छी पॉलिटिक्स की है वो कि वो ले गए। उद्धव जी जब दिल्ली आते हैं और कांग्रेस पर प्रेशर बनाते हैं कि हमको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करिए, तो सबसे पहला बयान जयंत पाटिल से दिलवाते हैं वो कि मुख्यमंत्री एनसीपी का भी हो सकता है। यानी उद्धव ठाकरे के बीच में तो जो आप कह रहे हैं सही है, उनकी स्ट्रेटेजी है कि कांग्रेस शिवसेना के बीच में झगड़ा होगा, ये दोनों सहमत हो जाएंगे कि अब एनसीपी का सचिन बत्रा मुख्यमंत्री है हो। फरीदाबाद वासी हैं, वो कह रहे हैं नतीजे कुछ भी हों लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार का प्रभाव तय हो जाएगा। मतलब ये दोनों तरफ देवेंद्र फडणवीस वो कहां ठहरते, उप मुख्यमंत्री थोड़ा बने रहेंगे और बड़ा भाई अगर बीजेपी है उस गठबंधन का, वो तो तय है। मैं वही चेहरे की बात कर रहा था कि महाविकास आघाड़ी में प्रतिस्पर्धा थी। महायुति में यह माना जा रहा था कि यदि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो आगे चल के हो सकता है एकनाथ शिंदे को ही इसमें समन्वय में दिक्कत आ सकती है। नहीं, अब हमें बीजेपी लगता है कहने लगे हमारा चेहरा अब भाई। हाँ, अब यहाँ पे देखिए चुनाव मतदान तक इन्होंने महायुति में भी एक प्रतिस्पर्धा डाल दी कि जो वोटर ये मान के चल रहा था कि क्या एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाया जाएगा, तो वो पीछे हट जाता। तो उसको कहा गया कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बीजेपी का तो उत्साहित हो जाएगा, पर वो क्या शिवसेना वाला उतना ही उत्साह के लिए काम करेगा? अब जहां दोनों के बीजेपी का सामने, उम्मीदवार अब है। दोनों के सामने मुझे लगता है हाँ, मुझे लगता है दोनों के सामने ये दोनों के मतदाता और समर्थक दोनों के लिए इन्होंने कह दिया है कि आप अपने अपने लोगों को जिताइए और फिर तय कर देंगे कि सीएम कौन बनेगा। आप जोड़ना चाह रहे देखिए, हैं? मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं। अगर आप महायुति में सीटों को जो बंटवारा हुआ उस पर देखें, उससे साफ लगता है कि अगर वो जीते तो किसका मुख्यमंत्री बनेगा। 151 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, टिकट है लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पास। 15 सीटें ऐसी हैं जो कि बाकी दोनों पार्टियों में भाजपा के उम्मीदवार उनके टिकट पर लड़ रहे हैं। तो भाजपा 166 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है व्यवहारिक रूप से। अगर महायुति को सरकार बनानी है तो भाजपा को कम से कम उसमें 60% का स्ट्राइक रेट निकालना पड़ेगा। 100 के करीब खुद अपने दम खुद पर है, जीतनी क्योंकि पड़ेगी। वही उसकी इंजन है। अब आप महाविकास आघाड़ी में देखिए, कांग्रेस 101 सीटों में चुनाव लड़ रही है, 95-96 सीटों के ऊपर वो लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ रही है। 86 सीटों पर 85-86 सीटों पर शरद पवार की पार्टी लड़ रही है। तो वहां पर सीटों का इतना ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के अंदर। अमित शाह पूरी तरीके से भाजपा की रणनीति को प्रबंधन कर रहे हैं और उन्होंने बार बार वहां जाकर अपने पार्टनरों से कहा है कि हमने बहुत त्याग किया है, अब त्याग आप कीजिए। हमने देखिए आपको मुख्यमंत्री बनाया, अपने बंदे को उप मुख्यमंत्री बना दिया, हमने कितना त्याग किया। जिसको हम भ्रष्ट कहते थे उसको उप मुख्यमंत्री बनाया, जो कितना त्याग किया। अब आप त्याग कीजिए, हमारी श्रेष्ठता, हमारी बढ़तरी स्वीकार कीजिए और हमारे अंदर हमारे साथ हमारे जूनियर पार्टनर बनकर सत्ता competitive politics हो गई है। देखिए, भाजपा का फार्मूला सीधा ही है। अभय जी, निर्णय कई बार परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 105 सीट होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को डिप्टी सीएम लेना पड़ा और 40 सीट वाले को सीएम बनाना पड़ा। फिर आप जहां कह रहे तो अजीत पवार जिसके खिलाफ श्वेत पत्र आया, अशोक चौहान के जिसका भारतीय संसद में श्वेत पत्र में नाम था, उनको भी लेना पड़ा। तो ये राजनीति परिस्थितियों पे होती है। अभी बहुत अच्छी बात आपने कही रेबड़ियों की। मैं ये कहता हूं कि 2 तरह की योजनाएं चलती हैं चुनाव में, एक एकमुश्त योजना, दूसरी रिचार्ज योजना। एक मुश्त योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, नल जल योजना, सौभाग्य योजना, इसका एक बार तो फायदा भाजपा को मिला, लेकिन दोबारा फायदा नहीं मिला। इसकी एक पलट तस्वीर भी है, इसलिए जो एक हमारे रिचार्ज योजना लाई गई और वो रिचार्ज योजना है लाडली सागर बहन हैं योजना। हमारे दर्शक, धनबाद वासी हैं आदेश, वो कह रहे हैं कांग्रेस संविधान का मुद्दा उठा रही है लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जो यहां पर अभी इशारा कर रहे थे राकेश भाई भी कि भाई बीजेपी भी जिन मुद्दों के सहारे चल रही है जरूरी नहीं है वही जीत हासिल कराएंगे, पर यही सवाल मुंह बाय खड़ा है कांग्रेस गठबंधन की भी तरफ। घूम फिर के वो संविधान से आगे नहीं जा पा रहे हैं। ये वही रिटर्न दे देगा जो लोकसभा में दिया था। देखिए संदीप जी, हरियाणा में ये मुद्दा चल नहीं पाया
और आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, जो बाइफरकेशन हुआ है दलित के अंदर, उसके कारण कांग्रेस पार्टी को काफ़ी नुकसान दलित वोट बैंक में हुआ, जो उन्हें 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव में फ़ायदा हुआ था। लेकिन क्या होता है कि जिस तरीके से आपने कहा महाराष्ट्र एक अलग धरती है, वहाँ पे वो धरती अम्बेडकर की है, तो वहाँ पे ये इशू ज़्यादा चलता है जो दलितों का इशू है, और इसीलिए राहुल गांधी जो है बार बार संविधान सम्मेलन वहाँ पे कर रहे हैं। कोल्हापुर में एक संविधान सम्मेलन किया और उसी दिन वो शाहू जी पाटोले के घर गए और वहाँ उन्होंने दिखाया कि दलित किचन कैसा होता है, कौन इनके घर कैसा खाना बनता है, खुद बैठ के बनाया, साथ में खाया भी। तो और उसी सेम दिन उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति का भी अनावरण किया। यानी मराठा प्लस दलित एक ही दिन में 2 राजनीति राहुल गांधी कर रहे थे। तो बार बार कोल्हापुर में हुआ, इसके बाद नागपुर में हुआ। संविधान सम्मेलन के जरिए राहुल गांधी इस बात को समझते हैं कि ओबीसी दलित और ट्राइबल की राजनीति जो वो कर रहे हैं वो, और जातिगत जनगणना, उनको इस बात का अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर उन्होंने इस मुद्दे ने दलित वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाई थी। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा मतलब किया जा रहा है। लेकिन हम कहें मंडल के मंडल की ये राजनीति हो रही है। हिंदू बनकर वोट करे, जाति के आधार पर वोट ना करे। बीजेपी की रणनीति, कांग्रेस चाहती है जाति के आधार पर वोट हो, और इसलिए वो जातिगत जनगणना और उसमें आरक्षण संविधान का पुट डाल रही है। देखिए शरद जी इस दुनिया में नहीं है, अब शरद यादव की बात कर रहा हूँ। अक्सर राहुल गांधी घंटों वहाँ उनके पास बैठते थे जाके, और उन्होंने ये बात बताई थी राहुल गांधी को कि धर्म का जो अल्टरनेट है वो जाति है। और राहुल गांधी आप देखिए कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले से इस बात का जिक्र करते हैं बार बार, और उनको इस बात को अच्छे से पता है कि, और देखिए बिहार में भी जातिगत जनगणना करवाएगी, कास्ट सेंसस करवाया गया, उसके बाद नीतीश कुमार ने पलटी मार ली, वो अलग बात है। लेकिन बीजेपी को भी इस बात का अच्छे से पता था कि बिहार और महाराष्ट्र 2 राज्य ऐसे हैं कि अगर यहाँ पे इन 3 पार्टियों को, यानी नीतीश, लालू और कांग्रेस, और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इनको अगर नहीं तोड़ा गया लोकसभा चुनाव से पहले तो भारी नुकसान होगा। तो बिहार में नीतीश कुमार को अलग किया गया, वो साथ आए बीजेपी के, और वहां पे शिंदे के जरिए शिवसेना को तोड़ा, और एनसीपी में अजित पवार को तोड़ा। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में आप देखिए कि एमवीए को, महाविकास आघाड़ी को 30 सीटें मिली, तो उसका भी फायदा बीजेपी को नहीं हुआ। और एक और चीज निकल के सामने आई थी इसके बीच में कि जो एजेंसीज का इस्तेमाल हुआ था महाराष्ट्र में चुनाव से पहले, उसमें लोग आम चर्चा में ये बात कहने लगे थे कि ये जो भी आदमी बीजेपी जा रहा है उसके घर पे तो ईडी गई होगी। तो जब इस बात का नीचे तक प्रचार हो गया तो इसका भी नुकसान बहुत भारी झेलना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी बार बार अपनी राजनीति के जरिए, उनको ये पता है कि जो उन्होंने राजनीति की है ये संविधान वाली, वो हरियाणा में सक्सेसफुल नहीं हुई, सफल नहीं हुई, उसके बावजूद भी वो संविधान सम्मेलन के जरिए महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर और जीत इन नतीजों को तय करने वाला है। लेकिन इसमें एक असली नकली का भी खेल है। संजय, आपसे बेहतर इसे कोई डिकोड नहीं कर सकता है। देखिए इतनी पार्टियां, इतनी 3 पार्टियों के गठबंधन, दोनों आमने सामने, उसके अलावा समाजवादी पार्टी भी है, AIMIM भी है, राज ठाकरे भी 2-4 सीटों में कुछ अपनी ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में वोट परसेंटेज 2-4% कोई पार्टी ज्यादा ले ले या उसका वोट बैंक गिर जाए, वो नतीजे पूरे पलट सकता है क्या? यहां दिलचस्प बात दरअसल ये भी है क्या? बिल्कुल, देखिए हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों के पास लगभग एक जैसे वोट थे, लेकिन सीटों में इतना अंतर क्यों आया? क्योंकि वोट का जो कंसंट्रेशन है, आपके ये ऐसा रेस है जिसमें आपको सुनिश्चित करना है कि आपकी पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन करे और आपके गठबंधन भी। मान लीजिए कि एक तरफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के तीनों गठबंधन लगभग एक जैसे सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग संख्या लगभग एक जैसी है। एक गठबंधन बहुत अच्छा करता है या 2 बहुत अच्छा कर गया, उनके वोट प्रतिशत बहुत आ गए ऊपर। 17% कांग्रेस और उद्धव ठाकरे लेते दिखे थे और 10.25% शरद पवार को मिले थे। तो मतलब उद्धव ठाकरे और कांग्रेस बराबर वोट बैंक दिखा था इनका। इनमें से 3, हाँ, तो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि कई बार इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका प्रदर्शन अच्छा हो या हो, ये तो जरूरी है। ये जरूरी है कि आपका सहयोगी, उसका प्रदर्शन भी अच्छा होना जरूरी है, तभी आप
चुनाव जीत सकते हैं, सरकार बनाने की स्थिति में रह सकते हैं। तो ये यहाँ रिले पर रेस, जैसे ज्यादा चार लोग बड़ी एक साथ जब चुनौती रेस दौड़ते हैं, संजय, आपने बहुत अच्छा दौड़ा। नहीं, ज्यादा बड़ी चुनौती क्या महायुति के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए हो जाती है? 26% वोट बैंक बीजेपी को मिला था, 13% एकनाथ शिंदे को और 3.5% से थोड़ा सा ज्यादा अजित पवार को। तो यहां पर बीजेपी को अपने बाकी आप क्या कह रहे हैं? दो को भी साथ लेकर आपकी- चलना ये बड़ी चुनौती है क्या? नहीं, सबसे मुझे लगता है बीजेपी के लिए या महाराष्ट्र महायुति के लिए चुनौती इस कारण से है क्योंकि अभी लगता है इस वक्त कि उनका एक साथी बहुत कमजोर है, एक साथी बहुत मजबूत है, बीजेपी बहुत मजबूत है। निश्चित रूप से मुझे लगता है चुनाव के नतीजे जो भी हों, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। तो एक आपका साथी बहुत मजबूत है, लेकिन दूसरा साथी, मैं अजीत पवार की ओर इशारा कर रहा हूं, वो बहुत कमजोर है। तो रिले रेस में अगर आपका एक भी साथी बहुत कमजोर हुआ तो आपके उस रेस को जीतने के तो लिए ये थोड़ी सी रिले रेस परिस्थिति लग में जाता है। एक महाराष्ट्र कड़ी विकास भी आघाड़ी को कमजोर देखिए, हो तो ये दिक्कत का सबब बन सकता है क्या? प्रोफेसर बद्री नारायण, आपने किस तरह से इसको एनालाइज किया है, अगर किया है तो? तो मुझे लगता है संदीप जी, ये जो एकदम सही है कि किसी भी संगठन, किसी भी चुनाव में अलायंस के सभी पक्षों को अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग जो एंकर है, एंकर पार्टी है, वो जब अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेती है तो बहुत जो कमजोर पक्षों को भी नीचे से उबार के ले आए। मुझे लगता है यही देखना है कि बीजेपी किस तरह से कर पाती है। लेकिन जो आपने प्रश्न किया था कि चेहरा, मुझे लगता है बीजेपी इस बार चेहरा जरूर बदलेगी मुख्यमंत्री का, वो चाहे फडणवीस हो चाहे कोई और हो, लेकिन एक नया चेहरा, बीजेपी नया चेहरा लेके शायद महाराष्ट्र में आए। इसमें समन्वय की दिक्कत हो जाएगी क्या भाई? एकनाथ शिंदे इज सिटिंग प्रिटी कि अब मुख्यमुख्यमति मैं हूं, मुझे कैसे इग्नोर करेंगे? नहीं, अभी जो कह रहे थे हमारे किसी साथी, और सही कह रहे थे कि शायद अभय जी कह रहे थे कि त्याग हमने किया, जो अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार आप करिए। तो इस तरह की सिचुएशन बन सकती है और हो सकता है बीजेपी अपना सीएम इस बार वहां पर लेके आए, ऐसी संभावना है। या अगर एकनाथ के शिंदे की तरफ से अगर पक्ष से आना होगा तब तो एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कोई बीजेपी की तरफ से चेहरा आएगा इस चुनाव में। राकेश भाई, असली नकली की लड़ाई भी तय करेगी भाई, लोग किसे असली मानते हैं? उद्धव ठाकरे को, एकनाथ शिंदे को, शरद पवार को या अजित पवार को? यदि इतिहास पर नजर डालें तो मुलायम सिंह यादव की विरासत जो है अखिलेश के पास गई, शिवपाल के पास नहीं गई। रामविलास पासवान की विरासत पशुपति के साथ नहीं गई, चिराग के साथ गई। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी आप देखिए तो शरद पवार के साथ ही विरासत रही, अजीत पवार के साथ नहीं गई, और सुप्रिया सुले जीती, अजीत पवार की पत्नी हार गई। हाँ, सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले। अब ऐसे में यदि विधानसभा चुनाव में यही विरासत की स्थितियां रही तो उसमें संदीप भाई सबसे बड़ा जो खतरा है वो अजीत पवार के लिए है। तो वो 50 से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत पवार के सामने उनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो उनसे अपेक्षा की गई थी कि आप मैक्सिमम वोट लेके आइए चाचा का, वो लाने में वो विफल रहे। और यदि विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन कमजोर रहा तो मेरा ये मानना है कि महायुति से अजीत पवार बाहर होंगे और महाविकास आघाड़ी में उनकी एंट्री भी नहीं होगी। नहीं, इसमें एक और दिलचस्प पहलू जो देखने को मिल रहा है वो ये कि बीजेपी की तमाम ऐतराज, दिक्कतें, नसीहत और फटकार के बावजूद नवाब मलिक का वो प्रचार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को भी हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप कर लेंगे, हम संभाल लेंगे। अब ये होना किसी गठबंधन में, ये तो अलग राग अलापते दिख रहे हैं। अजीत पवार को 2 वोट लेना है, एक मराठा और दूसरा मुस्लिम, और दोनों वोट न तो प्रधानमंत्री को स्वीकार करते हैं न देवेंद्र फडणवीस को स्वीकार करते हैं। देखिए इसमें स्ट्रेटेजी देखिए, अबू आजमी इतना आसान होता है, ये ऐसे चलता है। आप सुनिए ना, चल रहा है ना। अब अबू मतलब आजमी वोटर से करता है वो। भाई अबू आजमी के खिलाफ नवाब मलिक को क्यों उतारा गया? यदि भारतीय जनता तो पार्टी, एक सीट की तो बात हो गई, मेरी बात सुनिए, मैं अक्रॉस 50 सीटों क्रॉस बता रहा हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के बीच में स्ट्रेटेजी नहीं होती तो या तो अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से बाहर करती, या अजीत पवार को बहुत एतराज था तो वो गठबंधन से बाहर हो जाते। यदि दोनों गठबंधन में बने हुए हैं तो ये बयानबाजी, विचारधारा की जो असमानता है, ये चुनावी नतीजों को कितना प्रभावित करेगी
अब है, बिल्कुल क्योंकि नहीं देखिए कांग्रेस और उद्धव ठाकरे 36 का आंकड़ा साथ बैठे हैं, और उधर बीजेपी और अजित पवार, बात ही नहीं बन रही भाई। वो तो कह रहे हैं आपको आके अब संदीप मेरे लिए गठजोड़ प्रचार करने की जरूरत नहीं। संदीप गठजोड़ राजनीति का मतलब ये है कि विचारधारा या उसके बहुत बड़े अंश को उठा के हम ताक पर रखते नहीं, वो ट्रांसफर हो जाएगा क्या? इतना आसानी से हो जाता है? वोट तो सामाजिक शक्तियों की वजह से ट्रांसफर होता है, विचारधारा की वजह से नहीं होता है ट्रांसफर। इसीलिए दिक्कत है क्या महाराष्ट्र को प्रिडिक्ट करना भी? नहीं, महाराष्ट्र को बहुत प्रेडिक्ट करना बहुत टेढ़ी- मुश्किल है। टेढ़ी खीर महाराष्ट्र होगा। को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं कौन नेता क्या कह रहा है इसके आधार पे नहीं, बटेंगे कटेंगे ये सब ऊपरी बातें हैं। अंदर से सारी पार्टियां अपने अपने जातियों के समीकरण बना रही हैं। भाजपा भी बना रही है, वो भी बना रही है, सब लोग जातियों के समीकरण बना रहे हैं। और इसमें देखिए सबसे ज्यादा सीटों पर अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव परिणाम बहुत अच्छा नहीं निकला तो महायुति का तो बिल्कुल कबाड़ा हो जाएगा, एकदम ध्वस्त हो जाएगी महायुति। उसको जीतना है तो भाजपा को बड़े पैमाने पर 100 से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी भाजपा को, वरना महायुति सरकार नहीं बना पाएगी। सब कुछ भाजपा पर निर्भर है। लेकिन यहां पे तीनों जो गठजोड़ हैं, तीनों की सीटें तकरीबन बराबर बराबर हैं। अगर वो लोग अच्छा प्रदर्शन समान रूप से करते हैं तो उनका नतीजा अच्छा होगा। तो ऐसे में आप सभी के सभी 6 मेहमान जो हैं 15-15 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा। और शुरुआत, क्योंकि आप सबसे युवा हैं, आदेश आपसे शुरू कर रहा हूं। जो मेरा पहला सवाल था, महाराष्ट्र से क्या संदेश किसे मिलेगा जनादेश? आर यू विलिंग टू स्टिक योर नेक आउट? इंडिया आगे चल रहा है, अभी एनडीए आगे है। नहीं संदीप जी, आपके शो में लगभग सभी का ये मानना है कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपने कहा कि 3-3 पार्टियां दोनों तरफ से लड़ रही हैं। इसके अलावा प्रकाश अंबेडकर भी हैं, ओवैसी भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, समाजवादी भी है। मनोज आरंगे जो मराठा आरक्षण के जो नेता हैं उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो लगभग 9 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, ये आप सबको पता है। लेकिन क्या हुआ कि जिस तरीके से हरियाणा का प्रेडिक्शन फेल हुआ, हम सब का, मैं खुद को भी ऐड करता हूँ, बड़ा मुश्किल है महाराष्ट्र को प्रेडिक्ट करना। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों के स्टेक सबसे ज़्यादा हाई है और इन दोनों के परफॉर्मेंस पे तय होगा कि किसको ज़्यादा सीटें मिलने वाली, किसकी सरकार बनने वाली है। एक सेकंड आपकी और लूँगा, वो ये कि 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा और 3 दिन में आपको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है। अगर एमवीए को क्लियर मैंडेट नहीं मिलता है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये एक और अच्छे पेच का यहाँ पर सही बात है। जिक्र चुनाव इतनी देर से कराया गया चुनाव आयोग की मदद लेके कि केवल 3 दिन का फर्क रह गया। आगे अगर कौन है, एमवीए की महायुति? मुझे तो अभी महायुति थोड़ा, महाविकास आघाड़ी थोड़ा सा आगे लगता है। क्योंकि महाविकास आघाड़ी का जो वोटिंग ब्लॉक है वो मुझे बहुत आसानी से टूटता हुआ नहीं लगता। देखिए मराठा, मुसलमान, दलित, ये एक बहुत बड़ा, मराठा साहब आप कुनबी को भी जोड़ दीजिए क्योंकि वो दोनों तकरीबन एक से ही हैं। थोड़ा सा तकनीकी फर्क है। ये एक बहुत बड़ा वोटिंग ब्लॉक है, इसलिए मुझे लगता है कि अघाड़ी थोड़ा सा आगे है, लेकिन बहुत कम अंतर है, ये बहुत कम अंतर है। संदीप भाई, मुझे याद आता है कि पहले कव्वाली हुआ करती थी। कव्वाली में दोनों पक्ष अपनी अपनी तुकबंदी दिया करते थे और देखते थे कि किसकी तुकबंदी को श्रोता ज्यादा पसंद करता है। महाराष्ट्र का चुनाव बिल्कुल उसी हिसाब से हो रहा है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, दोनों पक्ष अपनी अपनी योजनाओं को रख रहे हैं और वो देखना चाह रहे हैं कि किसका प्रभाव ज्यादा मतदाता पर पड़ेगा। और इस समय पर प्रतिस्पर्धा चल रही है, जिसका ज्यादा बढ़िया प्रभाव, विवेचना कर दी, पतली गली से जिसका निकल नहीं, लिए। बिल्कुल आगे कौन है? भाई सुनिए मेरी बात, यदि आप, आर यू विलिंग टू स्टिक योर नेक मैं आउट? बिल्कुल आपसे बोलता हूं, यदि मुद्दों के आधार पर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां हिंदुत्व का ज्वर ज्यादा प्रभावी हो सकता है। और उसका कारण है छत्रपति शिवाजी महाराज। हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले शिवाजी के कारण लोकसभा चुनाव में तो 29 सीटों का गोता खा गई, विषय अयोध्या हार गई, हिंदुत्व कमजोर पड़ गया। मेरी बात चुनाव नहीं करवा रहे, मेरी बात सुनिए। लेकिन इस बार जिस तरीके की कव्वाली हो रही है वहां तो आपको लगता है महायुति आगे है अभी वहां पर? हिंदुत्व को लेके ठीक है, उसी के चलते मराठा मुस्लिम दलित का जो गठजोड़ है उसे तोड़ने के लिए हिंदुत्व का जोड़ लाया गया है। तो हिंदुत्व मतलब आगे चल रहा है, आप ये कह रहे हैं ना। पंकज शर्मा 10 सेकंड में, आगे कौन है? एमवीए की महाविकास आघाड़ी की महायुति?
महाविकास अघाड़ी जो है वो निश्चित तौर पर काफी आगे है, थोड़ी नहीं काफी आगे है। और जो बात अभय जी बार बार दोहरा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए कि महायुति का भविष्य सिर्फ एक चीज पर निर्भर है कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट क्या रहता है। ठीक और है। आप ध्यान दीजिए कि संजय, आप जी, गेस एक करना मिनट। चाहेंगे हैजर्ड? एक मिनट संजय रह लिया स्क्रीन पर सर, वक्त मुझे की भी एक वो होती है, प्लीज अब नहीं दे पाऊंगा वक्त। संजय आइए। सभा चुनाव में हाँ, मुझे लगता है संदीप की आपने कहा कैन यू स्टिक योर स्नेक आउट, मुझे लगता है कि गर्दन फंसी हुई है, न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों की, मुझे लगता है विश्लेषकों की भी गर्दन फंसी हुई है। इस वक्त मैं कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हूं। तो चलिए, बिल्कुल फेयर इनफ। और दूध के जले हैं हम सारे के सारे, छाछ भी फूक फूक कर पिएंगे। तो चुनाव बहुत दिलचस्प है, बहुत सारे पहलू हैं। द गेम इज स्टिल वाइड ओपन। लगातार आपके सामने विश्लेषण तो होते ही रहेंगे। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।